हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। कैसे हो बच्चों सब? उम्मीद है अच्छे होगे और आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होगे। पेपर दिन भर आपके दिन नजदीक आते जा रहे हैं। एग्जाम्स के पेपर की बहुत अच्छी तैयारी अब आपकी होनी चाहिए। अब आपका ये टाइम नहीं है कि आप सिलेबस पढ़ोगे। अब आपका ये टाइम है कि बच्चों अब आप रिवीजन करोगे। आप देख लो आज कितनी तारीख हो गई, 9 तारीख। तो देख लो अब आपके पास कितना टाइम है। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहना है, खूब दमदार पढ़ाई करके पेपर में जाना है। एचटेट वालों को भी और हाँ सीईटी वाले बच्चों को भी अब ध्यान देना है बच्चों। अब आपका सभी को पता है 28 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एचएसएससी के चेयरमैन की। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि हम जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनके एग्जाम लेंगे और बहुत जल्दी फॉर्म की डेट अप्लाई के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है। और उसके लिए इन्होंने बोला है 25 से 28 दिन देंगे। इसका मतलब जो पिछली बार जो सीईटी का फॉर्म भरने का प्रोसेस 6 महीने चला था ना, हाँ हैरान होने की बात नहीं, बिल्कुल 6 महीने चला था। ये 2021 में भरने शुरू हुए थे, अगस्त तक चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। सब लोगों ने इस फॉर्म का मजाक भी बनाया था। ठीक है, तो अब की बार वो नहीं मिलने वाला टाइम। आपको 25 से 28 दिन आपको फॉर्म फिल करने के दिन मिलेंगे और उसके बाद फटाफट सरकार कोशिश करेगी कि हम सीईटी का एग्जाम जल्दी ले लें, क्योंकि आपका सीईटी का एग्जाम नवंबर 2022 में हुआ था और सरकार ने अनाउंस किया था कि हर साल हम सीईटी का एग्जाम लेंगे। और अब देख लो 2025 आ गया है, सरकार अब तक नहीं ले पाई है। तो इसीलिए सरकार अपनी इमेज वापस से बहुत अच्छी बनाने के लिए, और ये जो हरियाणा की बेरोजगारी दर बहुत इंडिया में नंबर 1 पे गई हुई है, इसको थोड़ा सा नीचे लाने के लिए सरकार की कोशिश है कि हम फटाफट सीईटी कराएं। और आज के न्यूज़पेपर में ये भी बात आई हुई थी कि हम 50,000 भर्तियां पूरी करेंगे। ठीक है, 50,000 का मतलब 50,000 हम ना भी माने तो 30-40 हजार तो कम से कम करेंगे। तो अब से इतनी मेहनत शुरू कर दो कि उस 30-40 हजार बच्चों में आपका नाम जरूर हो। ठीक है, जो बच्चे एचटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों को सीईटी की भी तैयारी करनी है। एचटेट देते ही सीईटी पे जम के पढ़ाई करना। ऐसा ना कर देना एचटेट पे पेपर दे के आए और खुश हो गए अब हमने बहुत मेहनत कर ली और अब हम फ्रीली बैठेंगे। ऐसा किसी बच्चे को नहीं करना। खूब दमदार तरीके से अब वापिस सीईटी पे आ जाना है सभी बच्चों को। ठीक है, पढ़ाई जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आपको छोड़नी नहीं होती, कंटिन्यू करते रहना होता है। तब कहीं जाके 2-4 साल, 2-4 तो पहले लगते थे, अब तो सरकार अगर वैकेंसीज की कह रही है 1-1.5-2 साल में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से पढ़ो कि 2025 का साल आपके लिए बच्चों नौकरी का साल हो। ठीक है, बगैर नौकरी कोई भी इज्जत नहीं करता। तो अपनी इज्जत बनाना, अपनी इमेज बनाना आपके हाथ में है। खूब पढ़ाई किया करो। ठीक है, देखो हमने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर रखा था टॉपिक वाइज, और आज हमने लर्निंग का टॉपिक उठाया है। लर्निंग के टॉपिक के क्वेश्चंस कराऊंगी। तो जिस भी बच्चे ने लर्निंग का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, पहले तो वो लर्निंग का टॉपिक पढ़ेगा और फिर क्वेश्चंस करना, फिर बताना मुझे कितने आंसर्स आपके सोल्व हो रहे हैं। क्योंकि लर्निंग का टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारी थ्योरी जिसमें आ जाती हैं, जो हम थॉर्नडाइक की, स्किनर की, पावलोव की, कोहलर की जितनी थ्योरीज पढ़ते हैं ना, ये सारी लर्निंग के टॉपिक में आती हैं। और हम कर क्या रहे हैं? हम लर्निंग ही कर रहे हैं। तो ये टॉपिक ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट थ्योरीज के फॉर्म में मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट वे से मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा ये लर्निंग के टॉपिक से है। इसीलिए कहती हूँ सारी क्लासेस लर्निंग की देखना, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ताकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ना आए तो भी आप सोल्व कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो देखो हाँ, और हरियाणा जीके की क्लास मैंने कल ली थी, एक हरियाणा का शिक्षा जगत एक ही वीडियो में, वो क्लास सभी बच्चों को देखनी है। ठीक है, और जो जो नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं उन सभी मेरे प्यारे बच्चों को सब्सक्राइब चैनल को कर लेना है और शेयर करते रहा करो। आपके छोटे भाई बड़े जो भी पढ़ रहे हैं ना, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको नौकरी चाहिए उनको जरूर शेयर कर देना। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी क्लासेस काफी हेल्प करेंगी। अभी अपनी साइकोलॉजी चल रही है, एचटेट होते ही मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगी। साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगी और कोशिश मेरी ये है, जो 15 नंबर में जीके का पोर्शन आता है ना, इंडिया की जीके, जिसमें हिस्ट्री दे दी, पॉलिटी दे दी, जियोग्राफी दे दी, ये वाले मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में जैसे अब पढ़ाती हूँ हरियाणा जीके, ऐसे एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक करवा सकूं। तो 15 में से वो और हरियाणा जीके होगी 25 नंबर की, और 1-2 क्लास लेके सीईटी का जब पेपर आएगा एक मैं मैराथन क्लास लूंगी हरियाणा इसकी हिंदी की, 15 नंबर की हिंदी आएगी, उसको भी मैं आपको रिवाइज करा के पेपर में भेजूंगी। ठीक है,
तो अब तो चलो हम साइकोलॉजी की क्लास ले रहे हैं, तो साइकोलॉजी के आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। जिसने भी लर्निंग का टॉपिक नहीं पढ़ा है वो पहले बच्चों लर्निंग का टॉपिक जरूर पढ़ना, मेरे साथ साथ फिर क्वेश्चन सोल्व करना, फिर आपको पता चलेगा कि हमें कितना पढ़ा है। और जो बच्चे क्लास लेके पढ़ेंगे वो बच्चे 100%, मैं ऐसा दावा करती हूँ, अगर उन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस को वो बच्चे सोल्व कर पाएंगे। देखो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, पढ़ो आराम से। निम्नलिखित में से कौन SR अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब बार बार जब ये टॉपिक बताऊंगी तो इसका मतलब आपको जब थ्योरीज आती होंगी वही बच्चे आराम से कर पाएंगे। जिसने जो पहली बार क्लास ले रहा होगा वो बच्चा इसमें फंसेगा, वो डरेगा, डिमोटिवेट होगा। आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लर्निंग का कंसेप्ट पढ़ रखा होगा तो आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं है। जिसको आते हैं क्वेश्चन आराम से मेरे साथ करना बच्चों, और नहीं आते हैं तो आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है, फिर क्वेश्चन करना, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। जब और बच्चे कर पा रहे हैं तो आप नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आप भी कर सकते हो, बस टॉपिक पढ़ने की आपको जरूरत है, ठीक है। देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन SR अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। एस का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मतलब है स्टिमुलस। ये इस टॉपिक में बार बार आएगा, एस और आर से रिलेटेड। एक बार ये समझना एस क्या है और आर क्या है। देखो एक होता है स्टिमुलस, हिंदी में बोलते हैं उद्दीपक, और रिस्पॉन्स है प्रतिक्रिया, अभी प्रतिक्रिया, क्रिया, रिस्पॉन्स, ठीक है। देखो स्टिमुलस क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता है। आपके लिए एचटेट का एग्जाम, और जो हरियाणा जी के मेरे साथ पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, उनके लिए सीईटी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एचटेट और सीईटी क्या है, एक स्टिमुलस का काम कर रहा है। उस स्टिमुलस के लिए आप दिन रात एफर्ट्स कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उसको देख के पढ़ाई कर रहे हो ना, तो वो क्या है, स्टिमुलस है। और जो आप पढ़ रहे हो ना, उस स्टिमुलस को देख के, उस एचटेट को देख के जो आप मेहनत कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो। रिस्पॉन्स स्टिमुलस के देख के आपने क्या किया है, रिस्पॉन्स किया, मतलब एचटेट को देख के आपने क्या शुरू की है, तैयारी करनी शुरू की है। ये होता है बच्चों SR, ठीक है। एक आपके पेपर में आती SR थ्योरी किसने दी, जो एक्स्ट्रा बातें बताऊं वो याद रखते चलना साथ के साथ। SR थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। एक बार फिर से जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा, उनको एक बार फिर से समझा देती हूँ, याद हो जाएगा। जिसको नहीं आता उसको याद हो जाएगा, जिसने कर रखा उसकी रिवाइज हो जाएगी। सहसंबंधवाद, सहसंबंधवाद सिद्धांत। संयोजनवाद सिद्धांत, तो बच्चों आपको याद रखना है स्टिमुलस रिस्पॉन्स पता लग गया। SR थ्योरी किसने दिया, अगर आपके पेपर में आ जाए, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, सहसंबंध का वाद, संयोजनवाद सिद्धांत, ये सारे के सारे अक्षर किसके हैं, ये हैं थॉर्नडाइक के। आप याद रखोगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी बच्चों किसकी है, थॉर्नडाइक की। इन्होंने कहा है कि ये मेनली जो थ्योरी है ना, ये छोटे बच्चों पे बेस्ड है, कि मतलब प्रैक्टिस से, अभ्यास पे जोर किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। इनका मानना है कोई भी इंसान छोटा हो बड़ा हो, मेनली छोटे बच्चों के लिए है, कि अभ्यास से, प्रैक्टिस से बार बार किसी चीज को सुधारा जा सकता है, आप उस चीज को परफेक्शन ला सकते हो अपने काम में। तो आपसे पेपर में आ जाए SR थ्योरी किसने दी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी, सहसंबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया। आप याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। ये बातें हो गई, तो ये अगर थ्योरी आ जाए तो आपको ये याद रखनी है। इनके 3, मैंने वैसे पीछे क्लास में भी बताया था, एक बार फिर से सुन लो। इन्होंने 3 मेनली लॉ दिए थे, क्या क्या, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ये आपको याद रखने हैं, पेपर में आता है क्वेश्चन। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं, कौन से, तो आप याद रखोगे तत्परता का नियम मतलब लॉ ऑफ रेडीनेस, प्रभाव का नियम मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। और क्या है, अभ्यास का नियम मतलब लॉ ऑफ प्रैक्टिस, मतलब आप किसी चीज के लिए अभ्यास करते हो, अभ्यास का नियम, अभ्यास करते हो तो आप उसको परफेक्शन ला सकते हो। लॉ ऑफ रेडीनेस,
तत्परता का नियम, आप जब तक किसी काम के लिए तत्पर नहीं हो आप नहीं कर सकते। आप तत्पर हो गए तो आप मान लो कि 50% तो आपने तभी काम कर दिया। जैसे कि अब आप लोग पढ़ रहे हो मेरे से, आपके दिल में जिज्ञासा है कि मैम से हमें एचटेट के लिए साइकोलॉजी पढ़ना है या हरियाणा जीके पढ़नी है या हमें सीईटी क्वालिफाई करना है, तो आप लोग मेरी क्लास ले रहे हो, इसका मतलब आप तत्पर हो, तब आपने 50% तो तैयार हो, आपने दिमाग में सेट कर लिया कि हमें ये क्लास लेके सीखना है। इसका मतलब क्या हो गया, 50% तो आपका यही काम हो गया। तत्पर हो तो क्या है, आप ले रहे हो, अदरवाइज आप नहीं ले सकते ना, रेडी हो ही नहीं तो आपको कोई सिखाने वाला हो ही नहीं सकता, कोई सिखा ही नहीं सकता। इसका मतलब आपका खुद का माइंड सेट होना जरूरी है। तो ये 3 मुख्य नियम याद रखने हैं। तो थॉर्नडाइक से रिलेटेड पूरी बातें याद रखनी है। एक पेपर में आ जाता है इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, आप याद रखना, इन्होंने बिल्ली पे किया था। बिल्ली को पिंजरे में बंद किया था, एक लीवर सामने मछली का टुकड़ा रख दिया था, लीवर को बंद कर दिया था, तो बिल्ली बार बार क्या एफर्ट्स कर रही थी, तो बिल्ली का एक टाइम के बाद उस लीवर पे पैर लग गया। पैर लगने के बाद बिल्ली ने क्या किया, बाहर निकली और उस मांस के टुकड़े को खा लिया। तो इसका मतलब उसने बार बार प्रैक्टिस की और लीवर को खोला और पिंजरे से बाहर निकल के खाना खाया। ये सारी बातें थी किनकी, थॉर्नडाइक की। इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं किससे रिलेटेड, थॉर्नडाइक से रिलेटेड। अब आते हैं ऐसे ऐसे, मैं सारी थ्योरीज आज की क्लास में कोशिश करूंगी एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, ताकि काफी दिन हो गए और रिवाइज किए हुए तो आपको रिकॉल हो जाए, और अगर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो एसआर थ्योरी का दिगम का सिद्धांत है ना, ये थॉर्नडाइक ने भी कुछ बातें बताई हैं, स्कीनर ने भी बिल्कुल बताया, स्कीनर ने आरएस थ्योरी, तो एस आर हो आर एस हो, सॉरी बच्चों, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है या रिस्पॉन्स स्टिमुलस है या पावलोव, इन तीनों ने उद्दीपक के ऊपर और रिस्पॉन्स के ऊपर बात की है। लेकिन ब्रूनर ने ब्रोनफ्रेंड ब्रूनर, इन्होंने कोई बात नहीं की किसके ऊपर, एसआर के ऊपर। इन्होंने दिया था इकोलॉजिकल सिस्टम, ब्रोनफ्रेंड ब्रूनर का इकोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें मैंने बहुत बार क्लास में बताया, इन्होंने 5 सिस्टम दिए थे। सबसे पहले दिया था माइक्रो सिस्टम, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत बातें आज रिवाइज कराऊंगी। कल मैंने इंटेलिजेंस का टॉपिक लिया था, उस टाइम मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, मैं एक्सप्लेन कम कर पाई थी, लेकिन आज की क्लास में सुनते चलना, बहुत काम की बातें हैं। तो ब्रोनफ्रेंड ब्रूनर का इकोलॉजिकल सिस्टम 5 सिद्धांत, 5 इनके नियम है, एक चक्र बनाया था। उनमें सबसे पहले इन्होंने बनाया क्या, सबसे पहले बनाया माइक्रो सिस्टम। क्या बनाया, माइक्रो सिस्टम। सेकंड बताया मीजो सिस्टम, याद रखना, फिर सारी एक्सप्लेन जब इससे रिलेटेड टॉपिक आएगा तब फिर से याद हो जाएगा। माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम। थर्ड है एक्सो सिस्टम, और फोर्थ है मैक्रो सिस्टम, और फिफ्थ है क्रोनो सिस्टम। तो ये किन के सिस्टम है, इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल सिस्टम के हैं। ये है मेरे प्यारे बच्चों ब्रोनफ्रेंड ब्रूनर के। ये इनका अधिगम का सिद्धांत, एसआर से इनका कोई लेना देना नहीं था, इन तीनों का था। इसका मतलब आंसर है मेरे प्यारे बच्चों डी, ठीक है। और ये जितनी बातें बताई हैं ये सारी याद रखोगे, सारी के सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और हाँ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, रोजगार विद पूनम अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, आपको डेली की डेली पीडीएफ डाल दी जाती है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मिल जाएंगे सारी की सारी पीडीएफ, जो बच्चे पीडीएफ करते रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ए का आंसर है डी। अब आओ सेकंड क्वेश्चन पे, स्कीमा का मतलब क्या है। स्कीमा मतलब किसी चीज को जानना, आपको याद रखना है, स्कीमा वर्ड है ना, पेपर में आ जाता है। ये स्कीमा वर्ड किसने दिया, आप याद रखोगे बच्चों, स्कीमा वर्ड दिया था जीन पियाजे ने। किसने दिया, ये जीन पियाजे का कंसेप्ट है स्कीमा का। स्कीमा है, असिमिलेशन है, अकोमोडेशन है, ये सारे के सारे जितने वर्ड्स है ना, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, ये इस टाइप के जितने भी वर्ड्स आ जाएं, आपको ये वर्ड्स याद रखने, ये दिए हुए हैं जीन पियाजे के। जीन पियाजे ने, वही जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। हाँ, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत की थ्योरी बच्चों मैंने नहीं करा रखी, मैं क्लास लूंगी, जरूर लूंगी। लेकिन देखो, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत मैंने बहुत बार बता दिया, एक बार फिर से सुन लो। इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष तक है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ठीक है। फिर सेकंड आती है प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 2 से 7 वर्ष। और सेंसरी मोटर स्टेज होती है बच्चों 0 से 2 वर्ष तक। इसमें बच्चा सेंसेस से सीखता है, मतलब आपने कुछ भी एक्शन किया, मतलब एक्शन इन द सेंस हंसना, बोलना, कुछ भी किया, आप हाथों के कोई एक्सप्रेशन करते हो, तो आपने देखा होगा 0 से 2 साल का बच्चा आपने जो किया वैसा ही करता है, मतलब उसने इमिटेशन किया, अनुकरण किया,
आपको देखा और उसने वैसी ही वैसी क्या कर दी, हरकतें कर दी। तो ये होता है बच्चों 0 से 2 वर्ष का 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा इमिटेशन से सीखता है, ठीक है। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। इसमें बच्चा क्या सीखता है, इसमें आपके आस पड़ोस में जानना, ये सारी चीजें, नेम वगैरह, ये सारी चीजें सीख जाता है, ठीक है। थर्ड आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आती है। ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक स्टेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मूर्त में 7 से 11 वर्ष की एज होती है। एज सबकी याद रखनी, इसीलिए बार बार बोल रही हूं क्योंकि एज पेपर में पूछी जाती है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है बच्चों 7 से 11 वर्ष तक। और इसमें सबसे बड़ा पेपर में क्वेश्चन आता है, ये आता है कि पलटाव की स्थिति बच्चा कब सीख जाता है। पलटाव की स्थिति मतलब एक किसी डोंगे में ज्यादा डाल दिया कुछ चीज लंबे में और एक चौड़े में डाल दिया, तो बच्चे बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं 7 से 11 साल का बच्चा कि आप जो लंबा बर्तन है और चौड़ा बर्तन है किसमें ज्यादा है। जब तो 2 से 7 वर्ष का बच्चा तो बताएगा लंबे वाले में ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उसको ऊपर लंबाई उसकी ज्यादा दिख रही है, तो उससे उसने आइडिया लगा लिया कि ये वाला ज्यादा है, मैं ये वाला लूंगा। लेकिन 7 से 11 साल का बच्चा दोनों में अलग अलग अंतर करना जान जाता है, वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और नेक्स्ट होती है औपचारिक अवस्था, मतलब 7 से 11 वर्ष तक, सॉरी 11 से 15 वर्ष तक। इसमें आप सभी को पता है बच्चा बहुत सारी चीजें जो अडोलसेंस की, वो सारी किसमें आ जाएंगी, औपचारिक में। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, ये सारे वर्ड्स किसके हैं, जीन पियाजे के। ये जितनी बातें बताई है ना, इनको ध्यान से सुनते रहा करो। जितना बोलती हूँ मैं, बोलती ज्यादा हूँ लिखती कम हूँ, वो यही रीजन होता है। मतलब अगर मैं लिखने लगी तो समझाने पे कम ध्यान रहेगा, इसीलिए जो बोलती हूं ना उनको सुनते चलना। बहुत सारी बातें आप एक टॉपिक के जरिए बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें सीखते चलोगे, आपके पेपर में बहुत हेल्प होगी। और जितना मैं बोलती हूँ ना, वो जब आप पेपर में बैठोगे करने के लिए, उस टाइम बिल्कुल आपके माइंड में हिट करेंगे कि मैम ने ये बताया था ये। और याद, अगर ध्यान से सुन रहे होगे तो याद की हुई बातें हमेशा एग्जाम में आपको ठीक आंसर करवाती है। तो देखो अब स्कीमा का मतलब क्या है बताओ। क्या खंडन क्रिया विधि है, क्या अधिगम विधि है, क्या लंबे समय की यादाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, या शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि। अभी बताया स्कीमा। स्कीमा का मतलब है संज्ञान में लाना किसी चीज को। आप इससे आइडिया लगाओ, स्कीमा का मतलब होता है संज्ञान में लाना। संज्ञान मतलब ज्ञान, और ज्ञान का होगा आपका मेंटल लेवल। और ये कंसेप्ट किसका है, ये है कंसेप्ट जीन पियाजे का। बताओ आप अब क्या आंसर होगा। स्कीमा का मतलब खंडन क्रिया विधि, संज्ञान में ला रहे हो तो आपको एक खंडित थोड़े कर रहे हो किसी चीज को, नहीं। आप लर्निंग मेथड नहीं है, लर्निंग के बहुत सारे मेथड है, लेकिन स्कीमा एक संज्ञान की बात है। लंबे समय तक यादाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, लंबे समय तक यादाश्त में सूचना के संगठित, देख लो इंग्लिश में एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये आपको बात याद रखनी है। लंबे समय तक जब चीजें याद रहती हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें संज्ञान में लाके आप उन चीजों को एकत्रित करते रहते हो। ये क्या होता है, ये स्कीमा होता है। स्कीमा वर्ड किसने दिया था, जीन पियाजे ने। दोनों की दोनों बातें आपको बच्चों याद रखनी है। तो 2 का आंसर है सी। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। देखो सीरीज लर्निंग रिलेटेड टू, मैंने बताया था इसके बारे में, बहुत सारी बातें बताई थी, ऐसे बताया था आपको मैंने। ये सीरीज होती है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला 7, वो 8 में बताए थे मैंने गैने का, ठीक है। लास्ट बताई थी सबसे ऊपर वाली सीरीज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहां पूरा नहीं एक्सप्लेन करूंगी, जिसने गैने की थ्योरी नहीं पढ़ रखी वो पढ़ लेना, मैंने बता रखी है, लर्निंग में करवा रखी है। सबसे ऊपर होता है, सबसे उच्चतम श्रृंखला होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो बताओ ये किसने दी, अभी मैंने बता भी दिया आपको, क्या है, श्रृंखला अधिगम गैने की है बच्चों। और इसमें 8 मैंने स्टेजेस बताई थी, और मैंने बताई थी उच्चतम स्तर, निम्नतम स्तर, सारे स्तर बताए हुए हैं। ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, अभी नहीं बताऊंगी मैं, बताने लगी तो आधे घंटे की क्लास है इसी में। और सबसे उच्चतम स्तर होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी कभी पेपर में आ जाए श्रृंखला अधिगम किससे संबंधित है, एक सीक्वेंस है ये आपका, ये छोटा लेवल, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये किन के द्वारा दिया गया है, ये आप याद रखोगे, गैने के द्वारा, ठीक है। तो थर्ड का आंसर है बच्चों सी। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है, इनसाइट थ्योरी। आप याद रखोगे इनसाइट थ्योरी।
इनसाइट थ्योरी किनकी है आप याद रखोगे, ये है बच्चों गेस्टाल्टवादियों की। अब ये गेस्टाल्टवादी कौन है ये सुनो आप, चार हैं ये आप याद रखोगे। गेस्टाल्टवादी हैं व्लादिमीर, कोहलर, कोफका, ये चारों नाम याद रखने हैं। पेपर में अगर चारों आ जाए और पूछे इनमें से कौन कौन, आप चार पे टिक करोगे, ठीक है। एक व्लादिमीर करके सोचो, ये नहीं है, ये भी इसमें शामिल हैं। इनसाइट थ्योरी गेस्टाल्टवादियों की है, याद रखोगे किन्होंने दी, इन चारों ने मिलकर थ्योरी बनाई थी। व्लादिमीर, कोहलर, कोफका, कुर्ट लेविन, इन्होंने क्या बताया था, ये मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान के लिए बनाई थी इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी का मतलब है बच्चों, मान लो इसका मतलब है अचानक से किसी चीज का आना। कैसे, आपके दिमाग में जैसे कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपके माइंड में प्रॉब्लम के सोचते 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 एकदम से दिमाग में आया कि हाँ आया आइडिया, मतलब आपके दिमाग ने एकदम से सोचा, तो एकदम से वो सोचा है ना, एकदम प्रॉब्लम का इनसाइट, अचानक से आपके दिमाग में सॉल्यूशन आना, वही है इनसाइट थ्योरी। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, चिंपैंजी नाम के लंगूर बंदर पे। इन्होंने क्या किया, लंगूर बंदर को पिंजरे में बंद कर दिया, ऊपर केले लटका दिए और छड़ी उस पिंजरे में गिरा दी, और पिंजरे से उसको क्या करना था, आप बताओ मेरे को। आप मैंने पूरी बताई हुई है, नहीं बताऊंगी मैं आप लोगों को, आप थ्योरी पढ़ोगे तब खुद बताओगे मुझे, ठीक है। तो देखो इनसाइट थ्योरी आप याद रखोगे, ठीक है। और ये इसका आपको याद रखना है, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है, ये भी आता है, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या, एक बार पेपर में डायरेक्ट आया था, आपको याद रखना है। गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्रता, मतलब होल, ठीक है। तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है एट द होल, समग्रता। तो देखो कौन सी दृष्टि अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है, आप याद रखोगे। इनसाइट थ्योरी किनकी है बता दी, किस पे एक्सपेरिमेंट किया वो भी बता दिया। अब क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, बताओ आप। क्या कॉन्टिजेंसी आकस्मिकता है, नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया है? कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इनसाइट की, क्वेश्चन ये है, अभी बताया था मैंने। देखो बच्चों इनसाइट में क्या होता है, आकस्मिकता, अभी बताया, अचानक से सॉल्यूशन आना, इसका मतलब ये तो विशेषता होती है। नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया, रिस्पॉन्स टू न्यू सिचुएशन। आप इनसाइट, आपने रिस्पॉन्स किया नई सिचुएशन में, मतलब आपके साथ समस्या है, आप सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे, एकदम से आपके पास क्या आई, समस्या का समाधान आया, तो वो सिचुएशन रिस्पॉन्स कर दिया ना आपने नई सिचुएशन में। ये भी होता है स्पॉन्टेनियस, अनुक्रिया का सहजता से होना, बिल्कुल होता है, आप सोचते रहते हैं, आप सॉल्यूशन निकालते हो। लेकिन इनसाइट थ्योरी कभी फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग नहीं होती है कि भाई आप आगे का बता दोगे, नहीं, जो आपके पास प्रॉब्लम है आप उसका सॉल्यूशन निकालते हो। ये नहीं होता कि भविष्य की जो प्रॉब्लम है आप उसके बारे में बता पाते हो। तो बच्चों आंसर है इसका फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर है डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे थ्योरीज के। निम्न में से कौन सा युग्म सही है, इसका मतलब 3 तो गलत हैं और चौथा है वो कौन सा है, बताओ कौन सा सही है। अभी बताया था मैंने, बताओ आप, अभी बताया भी था मैंने। देखो इसे क्वेश्चन से बहुत सारी थ्योरी समझ आएंगी, सुनो। इसका आंसर थॉर्नडाइक का कनेक्शनिज्म, अभी बताया था मैंने, थॉर्नडाइक के लिए सहसंबंधवाद का सिद्धांत, इसीलिए एक्स्ट्रा बातें बताई जाती है, तभी तो मैं कहती हूं ध्यान से सुनते रहा करो। सहसंबंधवाद का सिद्धांत आ जाए, या कनेक्शनिज्म संयोजनवाद का सिद्धांत अभी लिखा था ना, तो ये किसकी बताई थी मैंने, थॉर्नडाइक की बताई थी। इसका मतलब फिफ्थ का आंसर बी है। ये तो बात है बिल्कुल सही, लेकिन और है उनकी थ्योरी के को किसने कौन सी थ्योरी दी है ये समझना यहां से। तो अभी बताया था
थॉर्नडाइक एस आर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, कनेक्शनिज्म संयोजनवाद का सिद्धांत से संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसका? थॉर्नडाइक का है। यहां से आंसर फिफ्थ का बी है। लेकिन और तीनों समझो आप। देखो कूट लेविन ने फील्ड थ्योरी दी थी। क्या दी थी? कूट लेविन ने फील्ड थ्योरी दी थी। एक बच्चा, उसको फील्ड में उतार दो, मतलब आप सोसाइटी में छोड़ दो, उसको कुछ भी नहीं आता तो सोसाइटी से खुद बहुत कुछ सीख लेगा। एक बच्चे का अपने समाज में रह के बहुत सारा विकास हो जाएगा। ये किसकी थी? कूट लेविन की। ठीक है, अब आती है मानवतावादी का सिद्धांत। यहां से कूट लेविन का पता लग गया, फील्ड थ्योरी है। फिर आती है मानवतावादी का सिद्धांत। ये दिया था बच्चों अब्राहम मैस्लो ने। किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपके पेपर में आ जाए कूट लेविन किसने दी, कूट लेविन की थ्योरी कौन सी है? फील्ड थ्योरी। अब इसी का जो साइड में ऑप्शन दे रखा है मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत, कूट लेविन का नहीं है तो फिर किसका है? तो फिर है अब्राहम मैस्लो का। ये बात याद रखोगे। ठीक है, थॉर्नडाइक का भी तो आपको पता लग गया। तो मैस्लो का है, आप याद रखोगे क्या है? मैस्लो का है मानवतावादी सिद्धांत, मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत। तो याद रहेगा मैस्लो का क्या है बच्चों? मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो, कूट लेविन की फील्ड थ्योरी। स्कीनर की कौन सी है? ये क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी नहीं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है मेरे प्यारे बच्चों पावलोव की। किसकी है? पावलोव की। तो आपसे पूछ लीजिए क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी है? पावलोव की। तो फिर क्वेश्चन आ गया कि स्कीनर की कौन सी है? स्कीनर की है आरएस थ्योरी। आरएस थ्योरी या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आरएस थ्योरी जैसे एस आर थॉर्नडाइक की थी, ऐसे ही आरएस थ्योरी है बच्चों स्कीनर की। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है स्कीनर की। ऑपरेंट दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। देखो यहां से कितनी सारी बातें तैयार हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन आपके फायदा करते हैं, बहुत सारी बातें आपके याद करवा देते हैं। अब एक बार आराम से समझना, सुनना ध्यान से, याद हो जाएंगी सारी बातें। कूट लेविन की मैंने क्या थ्योरी बताई? मैंने बताई फील्ड थ्योरी। हो गई कूट लेविन की फील्ड थ्योरी, याद रखोगे। मतलब एक बच्चा फील्ड में, मतलब समाज में छोड़ दो, बहुत कुछ सीख जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मानवतावादी सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत जो मैंने बताया था ना, नीड की जरूरत है, आवश्यकता है, ये स्नेह की जरूरत है, शारीरिक आवश्यकताएं, फिर स्नेह चाहता है बच्चे, क्या नाम है, फिर क्या चाहता है? सम्मान चाहता है, स्नेह चाहता है, सुरक्षा चाहता है, और लास्ट में क्या था बताया था मैंने? सेल्फ एक्चुअल, आत्म सिद्धि का। तो वो किनका था? अब्राहम मैस्लो का। थॉर्नडाइक का भी बता दी मैंने। मैस्लो का बताया मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत। स्कीनर की बताई है, स्कीनर की थ्योरी आप याद रखोगे जैसे एस आर थॉर्नडाइक की थी, ऐसे ही आर एस थ्योरी मेरे प्यारे बच्चों किसकी है? स्कीनर की। किसकी है? स्कीनर की। अगर पूछ लिया जाए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है, ये भी आप याद रखोगे, ये भी है स्कीनर भाई साहब की। ठीक है, अब आती है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी? आप याद रखोगे बच्चों, ये दी थी पावलोव ने। ये दी थी पावलोव ने। हो गया। तो हमारा फिफ्थ का आंसर है बी। लेकिन एक्स्ट्रा बातें आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए, क्योंकि सारी की सारे एक्स्ट्रा बातें पेपर में आए हुए आपके क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया। तो ये था हमारा 5 का बी आंसर। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? फील्ड थ्योरी अभी बताया था मैंने। बताओ आप, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ। फील्ड थ्योरी अभी बताई थी ना मैंने। अभी बताई थी मैंने बच्चों। फील्ड थ्योरी है क्लार्क, सॉरी कोर्ट लेविन की। किसकी है? फील्ड थ्योरी है, इनका पूरा नाम है कोर्ट लेविन। फील्ड थ्योरी। ठीक है, अब यहां से बात सुनो। होगी फील्ड थ्योरी। तो अब पावलोव, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसकी? पावलोव की। अब आती है क्लार्क हल। हल का पूरा नाम है क्लार्क हल। क्लार्क हल। क्लार्क हल ने रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी थी बच्चों, ये याद रखोगे, पेपर में आता है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी? रीइंफोर्समेंट थ्योरी बच्चों क्लार्क हल ने दी थी। ये आप बात याद रखोगे। रीइंफोर्समेंट थ्योरी मतलब पुनर्बलन का सिद्धांत।
पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? रीइंफोर्समेंट की थ्योरी किसने दी? क्लार्क हल ने। हल का पूरा नाम है क्लार्क हल, ठीक है। पावलाव की बताई थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, कूट लेविन की है फील्ड थ्योरी, और कोहलर का बताया था गेस्टाल्टवादी थे, उनमें से थे, कोहलर वाली बताई थी अभी मैंने, ठीक है। हो जाएगा याद। तो बच्चों 6 का आंसर है बी, कूट लेविन, ठीक है। 6 का आंसर बी। ऐसे जो हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कर रहे हैं ना, जैसे मैं एक टॉपिक बता देती हूँ कि आप कल भी हमारे लर्निंग के ही कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि आज लर्निंग का टॉपिक बहुत बड़ा है, अपने आप में बहुत सारे कंसेप्ट को समाहित किए हुए है लर्निंग टॉपिक, ठीक है। तो एक क्लास में तो हमारा लर्निंग का टॉपिक होगा नहीं, इसमें हम 2 क्लास लगाएंगे। जैसे हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 2 क्लासेस लगाई थी, ऐसे ही बच्चों हमारा लर्निंग का टॉपिक कंप्लीट होगा 2 क्लासेस में, ठीक है। तो जिसने भी आज मतलब जिस बच्चे ने बिना थ्योरी पढ़े हुए क्लास ले रहा है, तो आज तो चलो लेते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन कल भी हमारा लर्निंग का टॉपिक होगा, तो आप कोशिश करना आज ये क्लास देखने के बाद पूरा लर्निंग का टॉपिक रिवाइज करना। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है मटेरियल, तो क्लासेस ले रखे, एक बार सारी को थोड़ी सी स्पीड से फटाफट रिवाइज कर लेना, आपको पूरा लर्निंग का टॉपिक याद हो जाएगा, और फिर आप कल मेरे साथ लर्निंग का ही टॉपिक चलेगा, उसको थोड़ा सा मेरे साथ रिवाइज करना, आपको पता लग जाएगा कि अगर हमने जो पढ़ा है वो कितना एग्जाम ओरिएंटेड था या नहीं, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और हरियाणा जीके की जो मैंने क्लास ले रखी है ना, उनको सभी क्लासेस को देखा करो। आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपके सीईटी में जो 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी, वहां पे बहुत फायदा होगा फिर, ठीक है। बार बार हरियाणा जीके फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं फिर पढ़ने के लिए। जो बच्चे लगे रहते हैं हरियाणा जीके, तो फिर वो नहीं करना पड़ेगा, आराम से एक बार पढ़ लोगे कंसेप्ट के साथ, तो फिर वो चीजें याद रहती हैं बार बार, फिर आप उनको भूलते नहीं हो। और हाँ, जो बच्चे नए ऐड होते जा रहे हैं, सभी को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और जरूर कर लेना है, और शेयर भी किया करो। जो आपके छोटे भाई बहन पढ़ते हैं उन्हीं के साथ शेयर करनी, ऐसा नहीं किसी के साथ पास भी शेयर कर दोगे, लेकिन आप शेयर किया करो बच्चों, जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनको हेल्प चाहिए, ठीक है। चलो वाओ, क्वेश्चन पे। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? अभी बताया था मैंने। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती कौन सी है? इसकी एज क्या होती है? सेकंड स्टेज होती है। एज होती है मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड स्टेज है 2 से 7 वर्ष। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे ने और वटसन ने अपने एक्सपेरिमेंट अपने ही बच्चों पे किए थे। 2 से 7 वर्ष एज होती है, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या करता है? तार्किक चिंतन बिल्कुल नहीं करता। सबसे बड़ी बात, आपको लगता है 2 से 7 वर्ष का बच्चा तार्किक कर लेगा? नहीं। हाइपोथेसिस परिकल्पना भी कभी नहीं करता। इसका मतलब इन दोनों में से आंसर है। बताओ आप, क्या 2 से 7 साल का बच्चा मॉडल बना लेता है? देखो मैंने एज बता दी, एज से आप खुद आंसर निकाल पाओगे। बता दो आप अब। क्या 2 से 7 वर्ष का क्या करेगा? मॉडल मेकिंग का मतलब है सिंबॉलिक प्रोसेस नहीं करता। सिंबल से कोई प्रोसेस करने लग जाए ना, इतनी समझ नहीं होती। बस कोई चीज है उसको देख के वैसे का वैसा कर लेता। मेरा ही बच्चा 2 से 7 वर्ष की एज में है, उसने देख के आया, वो स्कूल में मैम मम्मा निंजा स्टार बनाओ मेरे को आके बोला। तो मेरे को जबकि निंजा स्टार पता ही नहीं था क्या था, तो वो स्कूल में देख के आया। 2 से 7 वर्ष बच्चे की बात बता रही हूँ मैं, इसको देख के आपको समझ आ जाएंगी। मेरे ही बच्चे पे बता रही हूँ आपको। तो स्कूल में जाके देखा है निंजा स्टार, तो मेरे को आके कहा मम्मा निंजा स्टार बनाओ, तो मुझे पता ही नहीं था। उसने बताया ऐसे बनेगा, फिर इसको ऐसे फोल्ड करो, फिर ऐसे फोल्ड करो। इसका मतलब उसने क्या किया, उसने वैसे का वैसा प्रतिमूर्ति जैसी देखी वैसा ही बनाने की कोशिश की। तो 2 से 7 वर्ष का बच्चा ऐसा करता है। वो क्या करता है? मॉडल मेकिंग, प्रतिमूर्ति जैसे उसने देखी वैसी की वैसी मूर्ति बनाने की कोशिश करता है। चाहे वो मूर्ति हो सकती है, चाहे वो डिजाइन हो सकता है। उसने पेज की बना दी, तो उसने क्या किया? यही काम किया था। निंजा स्टार देख के आया और वैसा बनाया। तो बच्चों 7th का आंसर है ए। आप आ जाओ 8th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? बताओ आप। अभी बताई थी मैंने इनसाइट थ्योरी, किसने दी थी? कोहलर कोफ का, सभी बताए थे मैंने। और मैंने ये भी बताया था अचानक से आइडिया आना क्या होती है? इनसाइट थ्योरी, ठीक है। तो बताओ आप क्या आंसर हो सकता है? देखो
मैंने बताया था इनसाइट थ्योरी का मतलब है अचानक से, मतलब आपके पास कोई भी समस्या है, आपने उस समस्या के बारे में आप सोचे जा रहे हो कि पता नहीं क्या सॉल्यूशन होगा, क्या एकदम से आपके दिमाग में आइडिया आया कि हाँ ये होगा, तो उससे आपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। आपके पास समस्या थी, आपने उसके बारे में सोचा, तो आपके दिमाग ने ही तो काम किया होगा ना, आपके दिमाग ने ही तो उस प्रॉब्लम का सोल्व किया होगा कि हाँ ये वाला हो सकता है, तो बुद्धि का प्रयोग हुआ है। पूछा गया अगर प्रभावित करने वाला नहीं है तो बुद्धि का तो प्रयोग हुआ है। जिसकी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, जिसकी बुरी पर्सनैलिटी होगी, मतलब मान लो एक अच्छी पर्सनैलिटी का बंदा खड़ा कर दिया, बेकार पर्सनैलिटी मतलब जिसकी पर्सनैलिटी नहीं है वो इंसान खड़ा कर दिया। एक बात बताओ, जब उस बच्चे के पास प्रॉब्लम आई तो क्या बुरी पर्सनैलिटी का आदमी उस आइडिया को नहीं सोच सकता कि उसके दिमाग में आइडियाज नहीं आ सकते? आ सकता है उसके भी, भाई उसके आता है तो उसके भी तो आ सकता है ना। तो पर्सनैलिटी कहाँ इफेक्ट की, कुछ भी नहीं की। बुरी पर्सनैलिटी वाले के दिमाग में भी आइडिया आ सकता है, वो सही पर्सनैलिटी वाले को बता सकता है कि भाई साहब इस बात का सॉल्यूशन ये होगा। तो पर्सनैलिटी बिल्कुल मैटर नहीं करती, आंसर ही इसका बी बनेगा। देखो एविडेंस, प्रत्यक्षीकरण। आप जब आपके पास ये देखो, ये क्यों होंगे समझो। जब आपके पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उसका समस्या समाधान कर रहे हो। मान लो कि आप एग्जाम्पल, आपकी मैम ने 9th क्लास में साइंस का एक मॉडल दे दिया। अब आप सोचते आ रहे हो कि मैम कल चेक करेंगे, मुझे मॉडल बनाना है, कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं, ठीक है। आप सारे रास्ते, घर स्कूल से घर तक आए, सारे रास्ते दिमाग में यही सोचते आए कि मैम ने मॉडल बनवाया है, पता नहीं कैसा बनाऊंगा क्या करूंगा। इसका मतलब सारे रास्ते आप बुद्धि का प्रयोग करते आ रहे हो, ठीक है। एविडेंस मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रत्यक्षीकरण। आप किसी चीज को देख के, प्रत्यक्ष आपके सामने थी, उस चीज को देख के आपने वैसा मॉडल में हेल्प करते हो। आप करते, हम भी तो करते थे, छोटे थे, किसी पड़ोसी के पास जाते कि भाई तू, तेरे को ऐसा मॉडल आता है, तेरे को ऐसी चीज दे पता है तेरे को, वो थोड़ा बहुत अपने को प्रत्यक्षीकरण दिखाता है, हम वैसा मॉडल बनाने की कोशिश तो करते हैं। ये भी हम करते हैं। एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस बिल्कुल मैटर करते हैं। एक्सपीरियंस इसलिए करते हैं, आपने पहले मॉडल बना रखा है, ऐसी ही सेम प्रॉब्लम आई कि दोबारा मैम ने मॉडल बना दिया, तो आपका वो पहले वाला अनुभव काम आएगा। तो अनुभव भी काम आता है बच्चों। पर्सनैलिटी जिसकी बेकार है वो समस्या का समाधान ना निकाले, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो यही इसकी विशेषता नहीं होती। तो 8th का आंसर है बच्चों बी, ठीक है, हो जाएगा। ये देख लो 3 क्यों होंगे, लग गया होगा ना पता। देखो 9th क्वेश्चन, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है, बताओ क्या है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम कैसा है? क्या चेंज इन थिंकिंग है, क्या सर्जन ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का सर्जन है, या गेनिंग एक्सपीरियंस, अनुभव प्राप्त करते हो, या व्यवहार में परिवर्तन। जेपी गिलफोर्ड ने लर्निंग के बारे में क्या बताया, क्वेश्चन ये है। जेपी गिलफोर्ड ने बताया है आपके व्यवहार में जब परिवर्तन हो जाए ना, क्या है, व्यवहार में परिवर्तन हो वही अधिगम है। बिल्कुल, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है। मैंने जब सबसे पहली क्लास ली थी, मैंने आपको बताया था कि लर्निंग क्या है। मैंने आपको बताया लर्निंग वो चीज है, जैसे मैंने आपको सिखा दिया, उससे ऐसा तो नहीं है एक क्लास से आपकी पूरी एचटेट की क्लास सारे टॉपिक्स तैयार हो गए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सारा सिलेबस तैयार नहीं हुआ, आपको पूरी शिक्षा नहीं मिली। आपके व्यवहार में जरूर चेंज आया है कि मैम जो बोल रहे थे इसका मतलब मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे एचटेट की तैयारी करनी चाहिए। इससे आपके क्या हुआ, इससे आपके बिहेवियर में चेंज आया है, ठीक है। तो जेपी गिलफोर्ड ने भी यही कहा है, और जनरल सेंस में भी यही है। लर्निंग क्या होती है, आपके बिहेवियर में चेंज हो जाए वही लर्निंग होती है। जब 2 बच्चे गली से जा रहे थे, एक बच्चा आराम से जा रहा था, दूसरा बच्चा शरारत करते हुए जा रहा था, और किसी के पेरेंट्स ने आके कहा कि बेटा शरारत नहीं करते, आप अच्छे बच्चे नहीं कहलवाओगे। तो उस बच्चे ने कहा ठीक है अंकल, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो उसने अंकल ने हमको सिखाई और उसने सीख लिया, तो उसके व्यवहार में चेंज आ गया, उसने शरारत करनी छोड़ दी। तो उसको कैसी लर्निंग हुई, उसके बिहेवियर में चेंज ही हुआ है, ठीक है। तो आंसर है बच्चों 9th का डी। अब देखो 10th क्वेश्चन, फैक्टर पढ़ो। फैक्टर दैट ब्रिंग अबाउट चेंज इन बिहेवियर बिटवीन परमानेंट एंड टेम्परेरी, कारक जो व्यवहार के स्थायी और अस्थायी के बीच में परिवर्तन लाता है वो क्या है? क्या वो मानसिक थकावट परिवर्तन लाती है, क्या बीमारी परिवर्तन लाती है, क्या मैच्योरिटी परिवर्तन लाती है, प्रशिक्षण। बिल्कुल साफ पता लग रहा है। आप जेबीटी जब करते हो, बीएड जब करते हो, आपने बीएड पूरी कर ली, फिर उस आपने जो सीख लिया फिर आपकी ट्रेनिंग लगा दी जाती है।
मतलब आपने जो किया उसमें और सुधार हो जाए, उसके लिए क्या होती है ट्रेनिंग, कि कल को ना आप भावी टीचर बनने जा रहे हो तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, तो इसीलिए वो क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग मतलब बच्चों यही होता है, आपने जो बीएड में सीख लिया पढ़ाने के तरीके, क्या क्या आपके टीचिंग के मेथड हो सकते हैं, कैसे कैसे बच्चों का इवेल्युएशन कराना है, कैसे कैसे बच्चों को क्लास में हैंडल करना है, सारी चीजें सीख ली आपने। देखो माइक्रो टीचिंग जो होती है आपकी, आपने भी की होगी, मैंने भी की थी। तो जो माइक्रो टीचिंग करवाई थी, उसके बाद हमारी कुछ दिन टीचिंग करवाई थी किसी स्कूल में, हमें क्या है पढ़ाने के लिए दे दिया गया था। हमने जो सीख लिया और फिर हमारी ट्रेनिंग करा दी, इसका मतलब हमने पहले सीखा था और ट्रेनिंग करने से हमें बिल्कुल परफेक्शन के साथ बच्चों को हैंडल करना आ गया, बच्चों को जांचना आ गया, बच्चों को समझाना आ गया। तो हमने क्या किया, स्थाई और अस्थाई, अस्थाई पहले दिन ट्रेनिंग दे दी तो हम स्थाई हो गए, तो बीच का परिवर्तन क्या कहलाता है, अब ये बताना है। आंसर मैंने इतनी बार बता दिया, अब आप ही लिख दो इसका आंसर क्या है। आपके बीच में अभी बताया मैंने, ट्रेनिंग की आपने, और आपने पहले मतलब पहले टीचर्स ने आपको माइक्रो टीचिंग से सिखाया, फिर आपने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, वो पढ़ाने आप ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। आपने वो ट्रेनिंग कब की, ध्यान से सुनना, आपने वो ट्रेनिंग कब की, जब आपने सारी चीजें सीख ली, इसका मतलब वो सीखी, इसका मतलब आप में मेच्योरिटी आ गई, और मेच्योरिटी के बाद आप क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो। तो यही होता है स्थाई, पहले अस्थाई थे, उसके बाद जब आपने ट्रेनिंग की तो आप स्थाई बन गए, उसके बीच में आपका क्या काम सुधराओ, आपकी हुई मेच्योरिटी, आप में आई परिपक्वता, क्या आई, परिपक्वता। कर लो क्या याद, तो 10th का आंसर है सी। अब देखो 11th क्वेश्चन, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, बताओ 11th क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बताओ कोई भी बालक किसी चीज को सीखना कब से शुरू कर देता है, बताओ। हम कहते हैं एक बच्चे का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है वूम टू टूम तक, मतलब मां के गर्भ से लेके कब्र तक होता है। क्या डेवलपमेंट में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है, होता है। क्या सामाजिक होता है, होता है। सामाजिक विकास हुआ, संवेगात्मक विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ, इसका मतलब वो क्या हो रहा है उसके अंदर, आप बताओ क्या हो रहा है आपका उसमें हो रहा है, अपने जन्म से ही उसने सीखना शुरू कर दिया है, मतलब उसका विकास हो रहा है, तो उसमें चीजों में इंप्रूवमेंट चल रही है, सीख रहा है वो बच्चा। कैसे सीखा, आप देखते हो जब बच्चा पैदा हुआ, बाहर आने के बाद 2 ही दिन बाद या 1 दिन में ही अपनी मदर फीड कराते हैं, वो दूध पीना सीख जाता है, यही है ना, सीखना शुरू किया। तो 2 दिन के बच्चे ने दूध पीना सीख लिया, फिर 1-1.5 महीने बाद आंखों की जो है ये बच्चा घुमाता रहता है, उनकी टेम्परेरी जो घूमती रहती है वो फिक्स हो जाती हैं, उसने सीख लिया। थोड़े दिनों बाद हाथ पैर मारने सीख लेता, वो भी सीख लेता है। फिर थोड़े दिनों बाद बोलना, चलना, उठना, पैरों के बेस पे चलना, ये सारी चीजें क्या है बच्चा सीखता रहता है। कब से शुरू कर देता है बच्चा, जन्म से ही शुरू कर देता है। उसे विद्यालय में प्रवेश दिला जाए तब सीखता है बच्चा, क्या घर पे कुछ नहीं सीखता। अब आपका बच्चा कोई 4 साल का 5 साल का स्कूल में जाने लगा, उससे पहले उसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं सीखा, उसने सब कुछ सीखा होता है। मेरी मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, दादी का नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा नाम क्या है, सारी चीजें सीखा हुआ होता है। जब वह बोलना शुरू करता, नहीं बोलता है तभी नहीं सीखता वो, आप देखना बोलता नहीं है, लेकिन आप उसके आगे कुछ भी एक्सप्रेशन करते हो हंसाने के तो वो हंसता है, तो बोलना तो नहीं जानता लेकिन वो हंसता, उसने सीखा हुआ है। घर से बाहर निकलता है तभी नहीं सीखते, सबसे पहले बच्चा अपने घर से सारी चीजें सीखता है। तो अपने जन्म से ही बच्चा क्या कर लेता है, सीखना शुरू कर देता है बच्चों। 11th का आंसर है डी। 12th क्वेश्चन देखो, अधिगम आदतें ज्ञान अभिवृत्तियों को अर्जित करता है, उक्तानुसार यह अधिगम किसने परिभाषित किया था। अभी मैंने पहले भी डेफिनेशन कराई हुई है, आपको कराई हुई है। जितनी डेफिनेशंस आपको बताती चलूं वो सारी की सारी डेफिनेशंस आपको करनी है। सारे डेफिनेशंस वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं सारी मतलब सारी इन द सेंस की हजारों डेफिनेशन नहीं करा रही, आपको रटने के लिए नहीं दे रही, नहीं, आपको उतनी ही बताऊंगी जितनी आप याद कर सकते हो। और जितनी बता रही वो 100%, चाहे वो कमजोर बच्चा है चाहे वो इंटेलिजेंट। वैसे मैं इन बातों में विश्वास नहीं करती कि कमजोर इंटेलिजेंट, नहीं, कोई कमजोर इंटेलिजेंट नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है उस बच्चे ने मेहनत थोड़ी ज्यादा कर ली, उसने कम कर ली, इसीलिए वो कमजोर रह गया, मतलब उसको बात याद नहीं है, ठीक है। अदरवाइज जो लोग कहते हैं कि मेरा दिमाग नहीं चलता, मेरे पढ़ाई में दिमाग नहीं चला, मैं इसलिए नहीं पढ़ाई, वो नहीं, इसका मतलब है उसने मेहनत नहीं की, एफर्ट्स करना ही नहीं चाह रहा था,
ठीक है, बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, जैसे कुछ विकलांगता के, कुछ दिमाग से रिलेटेड, वो तो एक अलग बात है। अदरवाइज हर नॉर्मल बच्चा पढ़ सकता है और हर नॉर्मल बच्चा कामयाब हो सकता है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आपकी लाइफ में सफल होने के लिए कभी आपकी गरीबी मैटर नहीं करती, कभी आपकी एज मैटर नहीं करती, कभी घर की कंडीशंस मैटर नहीं करती, मैटर करती हैं आपका जज्बा। आप सोचते हो कि मेरे घर की कंडीशन बेकार है, कि मैं गरीब घर से हूं, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो नहीं कर पा रहे तो आप यूट्यूब पे जहान की बातें बता रखी है सभी टीचर्स ने, उनसे सीख लो। जिसको सफल होना है, जो फी पे नहीं कर सकते, ऐसा तो कर सकते हो ना आप। तो कहाँ सफल होने में ये चीजें अड़चने आई, नहीं आती। घर की कंडीशंस, मतलब घर में कलेश रहता है, या जैसे मैरिड है उनके साथ उनकी सास ना पढ़ने देती है, हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, वो मैटर नहीं करती। हस्बैंड जब बाहर है तब पढ़ लो, सास का काम फटाफट कर दो, फिर पढ़ना शुरू कर दो, ये चीजें भी मैटर नहीं करती। आपकी एज तो बिल्कुल मैटर नहीं करती। कोई बच्चा बोले कि मैम मैं इतनी एज का हो गया, क्या अब मैं पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल पढ़ सकते हो, जब तक आपका 42 या एक्सपीरियंस के बाद 47 ईयर्स के हो जाते हैं तब तक लोग लास्ट में सफल होते हैं। अब टीचिंग की वैकेंसीज आई थी, इनमें एक 47 साल की लेडी लगी थी। वो 47 की कैसे, वो एससी कैटेगरी की थी। 42 साल तो जनरल की होती है, 5 साल इनके दे दिए। पेपर हुआ था 2 साल पहले, अब हुई है 47 की। उस टाइम इसका मतलब कितने साल की थी? 45 साल की थी। तो फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल थी वो, उसने इतने साल एफर्ट्स किए, वो 47 साल की नौकरी लग गई। तो बताओ आप कहां तक एज मैटर की, नहीं की ना। तो हर टाइप के केसेस मिल सकते हैं, एक्सेप्शनल हर जगह होता है। तो आपके लिए पढ़ाई में कभी कोई एक्सक्यूज चलता ही नहीं है। अगर आप एक्सक्यूज देने लगे तो आपका नुकसान है, किसी दूसरे का कुछ भी नहीं है। वो आपको सांत्वना देंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी की, हाँ यार, दोस्त भी दे देंगे, हाँ यार इसके साथ ये प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं पढ़ पाया। वो जस्ट 2 मिनट आपको सांत्वना देंगे। अदरवाइज जब आपके पास गरीबी आएगी ना, कोई भी साथ देने वाला नहीं होता, कोई भी। आप जब सफल नहीं हुए, तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूं, आपको कोई भी नहीं पूछेगा। एक ऐसा टाइम आ जाएगा, आपके पेरेंट्स भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, वो भी कुछ नहीं समझेंगे, वो भी सुबह शाम गालियां निकालेंगे। तो ये सब चीजों को हटा के सिर्फ दिन रात मेहनत किया करो, सफल होने पे ध्यान रखो। आपकी सफलता में ना कोई एज मैटर करेगी, ना आपकी घर की कंडीशंस, कुछ मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत। आप लोग लास्ट में आपकी सफलता को जानेंगे। आप कहते हो बहुत बच्चे, मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 0.75 से रह गया, मैं इससे रह गया, कोई नहीं सुनता। बस उसको ये पता होता है कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगले को रत्ती भर असर नहीं पड़ता कि आपका किस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, वो आप खुद जानते हो। इसीलिए अपनी समस्याओं को अपने अंदर रखो, अपने परेशानियों को, अपने दुखों को अपने अंदर रखो, किसी के आगे मत गाया करो। कोई नहीं सुनने वाला इस दुनिया में। अपनी मेहनत से अपना रिजल्ट लाओ और फिर दिखा देना। बिना बोले किसी को आंसर देना सबसे बेस्ट आंसर होता है। आप किसी से बहसबाजी कुछ ना किया करो। जिसने भी जो कहा, इस कान से सुना करो, इस कान से निकाल दिया करो। इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान दिए थे, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई पे खूब जम के गया करो जब तक सफल नहीं हो जाते। देखो इसका आंसर है बच्चों, क्रो एंड क्रो के अनुसार 12th का आंसर है बी। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये दी थी क्रो एंड क्रो ने। 13th क्वेश्चन पे आओ। गैने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अभी मैं कह रही थी ना, गैने का श्रृंखला अधिगम सीरीज की जो लर्निंग है वो सभी को पढ़ लेनी है। अगर नहीं पढ़े तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आएगा नहीं बता पाओगे। तो गैने की थ्योरी है ना, ये सीरीज श्रृंखला अधिगम मैंने करवा रखा है, इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना सभी बच्चे। बताओ आप। इसको पढ़ लेना, अब मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी। आपको याद रखना है, साइल लर्निंग फॉलोज कंसेप्ट लर्निंग। आप साइल लर्निंग होते हैं, संनियम अधिगम होते हैं, संप्रत्य अधिगम का अनुगमन करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने क्लासेज में, वो देख लेना। 13th का आंसर है बी। 14th क्वेश्चन देखो, प्रभावी अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्बलन अनुसूची कौन सी होगी? मैंने आपको है ना लर्निंग के टॉपिक में बताया हुआ रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी, रीइंफोर्समेंट वर्ड किसने दिया, रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड मैंने बताए थे। एक फिक्स रेशियो, एक रेशियो होता है, एक वेरिएबल होता है। फिक्स्ड में होता है, जैसे टाइम इंटरवल हो गया, एक रेशियो हो गया। तो टाइम इंटरवल में भी, रेशियो में भी बताया हुआ है मैंने, एक फिक्स्ड एक अनफिक्स्ड है, सारी बातें बताई हुई हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, HBSC पहले नहीं पूछता था, अब 3-4 साल से रीइंफोर्समेंट पे टॉपिक हमेशा देता है। एक स्कीमा से रिलेटेड, स्कीमा क्या है, अकोमोडेशन क्या है, असिमिलेशन क्या है, ये सारी बातें पढ़ के जानी है सभी बच्चों को। नहीं आती तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, आपको क्लासेस देख लेनी है, पीछे सारे का सारा सिलेबस करा रखा है। उस सिलेबस को ध्यान से पढ़ना, फिर आप करना, फिर आपको पता लगेगा कि कितना हमारे लिए यूजफुल है। अब मैं यहाँ बताने लगी तो हमारे तो क्वेश्चन 4 ही होंगे,
ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जिसने पहले क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं उनका आंसर्स कैसे निकालोगे, बताओ आप इसका आंसर। देखो, प्रभावी अधिगम मतलब इफेक्टिव लर्निंग के लिए सर्वाधिक प्रभावपूर्ण, इफेक्टिव के लिए क्या हो सकता है बताओ। वेरिएबल रीइंफोर्समेंट होगा। क्या होगा, मतलब परिवर्तनशील पुनर्बलन होगा। वो कैसे होगा, देखो आप जब व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव शेड्यूल फॉर इफेक्टिव लर्निंग, आप जब इफेक्टिव लर्निंग करना चाह रहे हो तो आप किसी भी फिक्स के साथ नहीं कर सकते। जैसे हमसे ही लगा लो एग्जांपल, जब हम टीचर्स पढ़ाते हैं, अगर हम अपने आप को अपडेट ना करें, अपडेट का मतलब मान लो मैंने 4 साल पहले स्टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, मान लो एग्जाम्पल, कर वैसे कर रखा है, मानना तो क्या है। तो जब ये किया था मैंने, तो और उस दिन तब मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी, और अब मैं आपको बिना अपडेट किए 4 साल पहले की साइकोलॉजी पढ़ाऊं, तो आपको लगता है कि यह इफेक्टिव होगी? नहीं। इफेक्टिव टीचिंग भी नहीं होगी, इफेक्टिव आप लोगों के लिए लर्निंग भी नहीं होगी, क्योंकि हर टीचर को अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद तो रीइंफोर्समेंट का फिक्स्ड है, वेरिएबल है, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग गए, है ना। स्कीमा, अकोमोडेशन, असिमिलेशन, ये 3-4 साल से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम अपडेट नहीं करेंगे तो पिछला ही पढ़ा हुआ पढ़ाएंगे तो आपका कैसे अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसीलिए इफेक्टिव लर्निंग को भी बनाने के लिए वेरिएबल रीइंफोर्समेंट मतलब परिवर्तनशील पुनर्बलन आपका होना जरूरी है। आपको खुद को परिवर्तन, आप फिक्स चीजों को पढ़ के नहीं पढ़ा सकते, आपको खुद को चेंज करते रहना पड़ेगा, अपने आप में सुधार करते रहना पड़ेगा, तब आप कहीं जाके चीजों को सीख पाते हो, ठीक है। अब देखो कौन सा युग्म सही है बताओ। अभी बताई थी मैंने, कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है, स्किनर की। इनसाइट थ्योरी किसकी है, कोर्टलेविन की। ये तो गलत है, कौन सा युग्म सही है। मानवतावादी किसकी है, कोहलर की है, ये भी गलत है। पौराणिक कॉग्निटिव थ्योरी किसकी है, मैस्लो की, ये भी गलत है। बताओ अब क्या बच गया इसमें, है कंडीशनिंग थ्योरी अभी बताई थी मैंने, आरएस थ्योरी। कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है, स्किनर भाई साहब की है। अभी बताया था इनसाइट थ्योरी, कोहलर, कोफका, वर्दीमियर, इन सब के गेस्टाल्ट वादियों की। लेविन थ्योरी बताई थी, कुट लेविन फील्ड थ्योरी किसकी है, एक कुट लेविन की। ह्यूमनिस्ट थ्योरी कभी बताई थी, अब्राहम मैस्लो की है, कोहलर की नहीं है। कोग्निटिव थ्योरी जीन पियाजे की है, मैस्लो की नहीं है। मैस्लो का है मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत। फिर से सुनो, कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है, स्किनर की है। आरएस थ्योरी किसकी है, स्किनर की है, ठीक है। इनसाइट थ्योरी किसकी है, इनसाइट थ्योरी वर्दीमियर, कोहलर, कोफका की। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है, पावलाव की। ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी किसकी है, अब्राहम मैस्लो की, कोहलर की नहीं है। कोग्निटिव थ्योरी किसकी है, जीन पियाजे की, मैस्लो की नहीं है। तो बच्चों आंसर है 15th का ए। 16th क्वेश्चन देखो, पियाजे के अनुसार निम्न में से, देखो कितनी बारी मैंने पियाजे का, जब से मैं क्लास लेने लगी हूं मैंने पता नहीं 10, 15, 20 बार जीन पियाजे के बारे में डिटेल में बता दिया। अब आप बताओगे इसका आंसर। जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठ एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है, मतलब according to Piaget in which of the following stage does the role of objectivity and reality increase। रियल में कब जानने लगता है बच्चा, बताओ आप। सेंसरी मस्कुलर में तो 0 से 2 वर्ष का होता है, एज लिख लेना, एज भी पूछते हैं। प्री ऑपरेशनल होती है, प्री ऑपरेशनल होती है बच्चों 2 से 7 वर्ष, ठीक है। ये होती है 7 से 11 वर्ष मुहूर्त संक्रियात्मक, और ये होती है 4th 11 से 15 वर्ष तक। और पूछा क्या गया है, रियलिटी बेस्ड। क्या 2 से 7 वर्ष का बच्चा रियलिटी बेस्ड बातें जानता है, नहीं जानता, वो सेंसी से चीजें सीखता है। 2 से 7 वर्ष का नहीं जानता, वो भी बताया था, प्रतिमूर्ति वगैरह ये सब चीजें सीखता है। 7 से 11 वर्ष तक बच्चा नहीं जानता, पलटाव वगैरह ये चीजें जानता है, क्या रियलिटी है ये नहीं जानता बच्चा। बच्चा सही अकल आती है एडोलसेंस में, ऑब्जेक्टिव क्या है, रियलिटी इंक्रीज, असली चीजें क्या है, मतलब रियलिटी चीजें सीखता है बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो 16th का आंसर है बच्चों डी। 17th क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब क्या गलत है। 17 क्वेश्चन पढ़ो। लर्निंग इज ए प्रोसेस, लर्निंग इज नॉट रिलेटेड टू मैच्योरिटी, इमोशंस गाइड्स अवर एक्शंस, संवेग हमारी क्रिया को निर्देशित करता है, अधिगम अभ्यास एवं प्रशिक्षण से संबंधित है। बताओ, बिल्कुल डायरेक्ट आपको आंसर दिख रहा है इसमें से। लर्निंग इज ए प्रोसेस,
सबसे पहले लर्निंग टॉपिक पढ़ा था, लर्निंग इज ए प्रोसेस, लर्निंग एक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। उससे आपके किस टाइप से आपका लर्निंग एक प्रोसेस है, आपका किस तरीके से मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल हो रहा है, फिजिकल, सारे लर्निंग आप सीख रहे हो, आप चीजों को सीखते हो। एक टीचर पढ़ाता है, लर्निंग कराता है छोटे बच्चे को, वो पहले काउंटिंग सीखता, फिर टेबल सीखता, फिर एडिशन के सम सीखता, मल्टीप्लीकेशन के, सबट्रैक्शन के, डिवीजन के, एक प्रोसेस से चल रही है उसकी लर्निंग। तो लर्निंग एक प्रोसेस है। पूछा क्या है, कौन सा कथन असत्य है? लर्निंग इज नॉट रिलेटेड टू मैच्योरिटी। क्या लर्निंग मैच्योरिटी से रिलेटेड नहीं है? है। यही आंसर होगा। क्यों है? आप जब कुछ भी लर्निंग कर रहे होते हो, सीख रहे होते हो, तो आपके अंदर मैच्योरिटी का होना जरूरी है। वो कैसे? जैसे आप पढ़ रहे हो, आप मैच्योर नहीं हो, शरारती हो, और मैं, आपने फोन में क्लास ऑन करके छोड़ रखी है बच्चों, और मैं पढ़ाई जा रही हूं, आप शरारत कर रहे हो दूसरे छोटे भाई के साथ, बड़े भाई के साथ। आप शांति से, मैच्योरिटी के साथ, समझ के साथ आप क्लास नहीं ले रहे होगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आपकी लर्निंग नहीं होगी। अगर आप उसके साथ शरारत की, आपका ध्यान भटक गया, इधर गए, तो आपके मैच्योरिटी नहीं है, मैच्योरिटी के साथ आपने क्लास नहीं ली, तो क्या आपकी लर्निंग होगी? समझ खुद बताओ मुझे, नहीं होगी ना। तो यही है आंसर, अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? संवेग, इमोशंस गाइड अवर एक्शंस, बिल्कुल संवेग हमारे एक्शंस को, क्रिया को निर्देशित करता है। बहुत सारे इमोशनल होते हैं, हमारी क्रिया को निर्देशित करता है। जब कहीं एक्सपायर हो गए तो हमारे इमोशंस रोने के लिए कहते हैं, तो क्या हमने क्रिया नहीं की? हम खूब शादियां होती, खूब हंसते एंजॉय करते, तो क्या हमारे इमोशंस ने खुशियां बटोरने का काम नहीं किया? किया। तो लर्निंग अभ्यास प्रशिक्षण से तो होता ही है। तो बच्चों 17th का आंसर है बी। 18th क्वेश्चन देखो, किशोरावस्था में निम्नलिखित में से किस विकास क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना गया है? बताओ। Which of the following areas development is considered to be more sensitive during adolescence? साफ साफ दिख रहा है बच्चों। संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था, यहाँ पे इमोशनल्स, आपके इमोशंस गड़बड़ाए रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी को लेके रोने लग गए, किसी ने कुछ कह दिया तो इतने उत्साहित हो गए कि बस मैं पता ही नहीं क्या कर दूंगा, और कह दिया पेरेंट ने कुछ, रोने लग जाते हैं। बहुत बच्चे सुसाइड कर लेते हैं कि मम्मी ने मेरी इंसल्ट कर दी, पापा ने मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे ऐसा क्यों कर दिया। इसका मतलब जो इमोशनल सिस्टम है ना, उस टाइम पे वो क्या होता है, संवेदनशील होता है। आपने देखे होंगे ना एडोलसेंस के बच्चे, आप देखते हो कोटा में जब बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है कि आपको तो आईआईटी क्लियर करनी है, नीट में सिलेक्शन लेना है, और जब बच्चों का वो सिलेक्शन नहीं होता है तो बच्चे बहुत सारे सुसाइड करते हैं। इसका मतलब उसका इमोशंस, जो पेरेंट्स ने प्रेशर दिया था ना, उसके इमोशंस अनबैलेंस हो गए, उसने इसलिए सुसाइड कर लिया, पेरेंट्स के प्रेशर को झेल नहीं पाए। इसका मतलब वहां पे क्या हुआ, उनके संवेग की गड़बड़ हो गई, अधिक संवेदनशील होते हैं एडोलसेंस वाले बच्चे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताओ आप। हेल्थ ऑफ द लर्नर अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस। क्या आपकी हेल्थ लर्निंग प्रोसेस में इफेक्ट डालती है? अगर आपकी अच्छी हेल्थ होगी तो अच्छी लर्निंग करोगे, बेकार हेल्थ होगी तो बेकार लर्निंग करोगे। क्या ये चीज इफेक्ट डालती है? अचीवमेंट मोटिवेशन हैज नो रोल इन लर्निंग। अधिगम में उपलब्ध अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती? बिल्कुल होती है भाई। आप अधिगम कर रहे हो, आपने अच्छा किया, एक टीचर ने क्लास में एक बच्चे से सुन लिया, वो बच्चा लेसन को लर्न करके आया, टीचर ने बोला बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, वेल डन बेटा, आप बहुत अच्छा करोगे, तो क्या वो बच्चा मोटिवेट नहीं हुआ? और वो अच्छा करके आया और उसको फिर से गड़बड़ कर दी, उसको आपने धमका दिया, तो बच्चा डिमोटिवेट हो गया। भाई मैं तो अच्छा करके आया था, फिर भी टीचर ने धमका दिया। ऐसा होता है ना, तो मोटिवेट नहीं होगा। तो लर्निंग जब करते हो उसके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है। नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस। सब्जेक्ट मैटर, जो नेचर किस प्रकार का है, किस टाइप का सब्जेक्ट है, क्या वो मैटर नहीं करता? करता है। अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। क्यों नहीं होती? बहुत सारी भूमिका होती है। लर्निंग ही तब होती है जब आप खुद मोटिवेट होते हो। जैसे आप एचटेट के लिए मैं बहुत बार कहती हूँ, ये चीजें मैटर नहीं करती, आप पढ़ते रहो, आप पढ़ते रहो, आप सीख रहे हो, और मैंने ऐसी बातें बोल दी तो क्या आप मोटिवेट नहीं होते? होते हो, और उससे पढ़ते हो। तो लर्निंग में क्या मोटिवेशन मैटर नहीं कर रही? आपके सामने तो है ही, तो करती है मैटर बच्चों। 19th का आंसर है बी। ये देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन, और बचे हुए क्वेश्चन करेंगे कल। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व। बताओ, फंक्शनल स्टेट है, या विलोम्यता की प्रक्रिया है, या इंस्टीट्यूशनल टाइम है, या प्री कंसेप्चुअल पीरियड है? क्या है? ब्रोन फ्रेंड ब्रोन में ये फंक्शनल स्टेट है हमारी, किसकी?
कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, किसने में, ब्रूनर के विकास में। ठीक है, तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों आज हमारे 20 क्वेश्चन के साथ पता नहीं कितनी सारी बातें और बताई हैं, उन सभी को भी याद रखना है, इन क्वेश्चंस को भी याद रखना है। सभी बच्चों के लिए लर्निंग का टॉपिक अगर क्या आएगा ही पेपर में आएगा, उसमें से बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ऐसे ही हम जब तक हमारा पेपर होगा हम टॉपिक वाइज कंसेप्ट को पढ़ते रहेंगे। टॉपिक वाइज जिसने टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, डेली पता नहीं कितनी बारी बोलती हूँ, क्लासेज को देख लेना, सारा सिलेबस पूरा कर लेना, फिर टॉपिक को मेरे साथ करना। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी सीरीज चल रही है। इस सीरीज का जो बच्चा फायदा उठाएगा वही आगे बढ़ेगा। आगे इसलिए बढ़ेगा क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो जाएंगे, तो पेपर में जब सारे टाइप के आपके सामने लेके आ रही हूँ, ऐसा ही पेपर मिलेगा आपको। आप इतनी प्रैक्टिस यहां करके चल जाओ, एग्जाम में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस चल रहे हैं इन सभी को सारे के सारे क्वेश्चंस सीखने हैं, और बचे हुए क्वेश्चंस कल कराऊंगी, 2 क्लासेज में होगा, क्योंकि लर्निंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लेंथी है, बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर है, इसी टॉपिक में समाहित है। ठीक है, तो और हाँ, सभी बच्चों को सब्सक्राइब करना है, आपके छोटे बड़े भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं उनको शेयर करनी है क्लास, और जरूर करनी है। जो नए बच्चे जुड़ते हैं उनको सभी को सब्सक्राइब करनी है, और टेलीग्राम अपना जो चैनल ज्वाइन कर लेना, रोजगार विद पूनम से ही है। ठीक है, उस पर यहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। और हरियाणा जीके की जो क्लास लेती हूँ, 2-3 दिन में एक क्लास लेती हूँ, उस क्लास को जरूर लिया करो। 2-3 दिन खुद पढ़ती हूँ, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे बनाती हूँ, और फिर आपके लिए लेके आती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा रखे हैं, ढूंढती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्या क्या बातें और आ सकती है, भी सारी बातें आपको मैं बताती रहती हूँ। तो ये सारी चीजें ऐसे ही हमारे पैटर्न से चलती रहेंगी। सीईटी की भी बहुत सारी क्लासेस से मैं आपकी बहुत अच्छी तैयारी कराऊंगी। अभी एचटेट बिल्कुल पास में, इसीलिए थोड़ा साइकोलॉजी पे ज्यादा फोकस कर रखा है। एचटेट तो छोड़ो, रेलवे का टीचिंग का एग्जाम आ गया, यूपी टेट आ गया, DSSB की भी अभी वैकेंसीज आई हुई हैं, पेपर अब होंगे आगे बच्चों के मार्च में। तो इन सभी के लिए साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी को पढ़ना है, सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। जिसको जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना बच्चों। थैंक यू, जरूर रिप्लाई करूंगी मैं कमेंट का।